सब्सक्राइब करें टारगेट शिक्षक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो अपडेट्स आपको मिले समय से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट शिक्षक में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम लोग टारगेट सीटेट 2020। तो टारगेट सीटेट 2020 में आप लोगों के लिए चल रही है स्पेशल एनसीईआरटी स्पेशल में हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियोस देख चुके हैं। अगर उन दोनों वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप लोगों के यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन दोनों वीडियोस की लिंक को पा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की हम लोग सीरीज़ लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सीरीज़ को और देखते हैं क्या है हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, आप लोगों को एक ये एडवाइस टारगेट शिक्षक की तरफ से दी जाती है कि कोई भी वीडियो को ना करें बिल्कुल भी मिस, क्योंकि अगर वीडियो को आप मिस करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है आने वाले सीटेट 2020 में। क्योंकि ये जो आप लोगों को सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है, इस सीरीज़ में आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया था स्ट्रेटजी कि 15 में से आप लोग आराम से 12+ नंबर लेकर आएंगे अपने होने वाले सीटेट एग्ज़ाम में। और पेडागोजी की क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं, इसलिए बने रहें हम लोगों के साथ टारगेट शिक्षक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के वीडियो में पहला पॉइंट है कि राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव है जहां खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? तो नया ये है, आपसे सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खेजड़ी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला पॉइंट है हम लोगों का जो कहता है कि पेड़ों को बचाने के लिए लगभग 300 से भी ज़्यादा लोगों ने दी थी अपनी जान। तो उस गांव में जब वहां के लोगों को पता चला कि लोग खेजड़ी के देखिए जो पेड़ काटने आए हुए हैं, खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए लोग आए थे, तो लोग पेड़ों से चिपक कर लोगों ने पेड़ों को बचाना शुरू कर दिया। और करीब इसी मामले में 300 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के सीटेट में डायरेक्टली पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये जो पेड़ है, इस पेड़ की खूबियों के बारे में बात की गई है। इस पेड़ की खूबियों के बारे में बात करते हुए बताया गया है कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ में आप लोगों को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। कम पानी में ही अपने आप को ये डेवलप करता है। और ये कितना इम्पोर्टेंट पेड़ है इसकी जानकारी आपको यहीं से मिलती है कि देखिए इसकी लकड़ी में जो है कीड़ा नहीं लगता और इसके छाल से दवाई बनाई जाती है। देखिए पेड़ की हम लोगों ने जो लकड़ी है, पेड़ की लकड़ी का यूज़ तो हम लोगों ने कर लिया। पेड़ की लकड़ी के साथ इसकी जो फलियां होती हैं उसकी बनती है सब्जी, और सब्जी के साथ इसकी पत्तियों को खाते हैं जानवर। तो पेड़ की हम लोगों ने लकड़ी का यूज किया, पेड़ की हम लोगों ने छाल का यूज किया, पेड़ की लकड़ी, छाल, और इसके बाद यूज किया हम लोगों ने पेड़ की फलियों का। पेड़ की फलियों से बनती है सब्जी, और उसके बाद यूज किया हम लोगों ने इसकी पत्तियों का, जो कि खाते हैं जानवर। तो ये इतना महत्वपूर्ण पेड़ हो जाता है रेगिस्तानी इलाकों के लिए। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, जहाँ पर किसी भी तरीके की आप लोगों को हरियाली देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ पर खेजड़ी जैसा पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में एक है वरदान के रूप में। तो चलिए इस पॉइंट को साथ पढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर और देखते हैं क्या है हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आप लोगों का मधुमक्खी से रिलेटेड है। मधुमक्खियों से रिलेटेड पॉइंट्स को जानने के लिए चलिए देखते हैं आज इस पॉइंट्स में। इस लोगों को करते हैं यहाँ से थोड़ा साइड, क्योंकि ये कट रहा है। तो देखते हैं शुरू का। तो ये जो आप लोगों का पॉइंट है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि इस पॉइंट से ये जो सारे पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहे हैं, इन पॉइंट्स में आपको कम से कम हर बार सीटेट में आपको 2 नंबर तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और मिनिमम 1 नंबर तो यहाँ से आता ही आता है। इसलिए इस पॉइंट को बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही मन लगा के देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय
यही होता है। ये क्वेश्चन भर भर के और बहुत बार और सीधा इसी तरह पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय आप लोगों को कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर का समय जो होता है वो आपका मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है। और जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, छत्तों को साफ़ करने के लिए दवाई और मीठा घोल बनाने के लिए पड़ती है हम लोगों को चीनी की ज़रूरत। तो जो छत्ते होते हैं, छत्तों को साफ़ करना पड़ता है समय समय पर, ताकि छत्तों में किसी भी प्रकार की कोई और अन्य कीड़े वगैरह या कुछ ऐसी गंदगी या इससे किसी भी प्रकार के रोग ना फैले, क्योंकि उसका शहद यूज किया जाता है इंसानों द्वारा और उसमें मीठा घोल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चीनी का। तो ये हो गई छत्ते से रिलेटेड पॉइंट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसमें देखते हैं कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट में पूछा गया है लीची के फूल का, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक लीची के बक्से से 12 किलो शहद मिलता है। एक लीची के बक्से से कितना शहद मिल जाता है हम लोगों को? तो हम बताएंगे एक लीची के बक्से से हम लोगों को मिलता है 12 किलो शहद। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, इन पॉइंट्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, और आगे के पॉइंट में कहा गया है छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं और छत्ते में नर मक्खी भी होती हैं। देखिए क्या होता है मधुमक्खी के छत्तों की खासियत कि मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसमें जो सभी मधुमक्खियाँ होती हैं, सभी मधुमक्खियों के अपने काम बटे हुए होते हैं। कि रानी मक्खी का काम होता है वो सिर्फ उसका काम अंडे देने का होता है, और जो उसमें श्रमिक मक्खी होती हैं, श्रमिक मक्खी का काम होता है सिर्फ और सिर्फ वो उसकी रखवाली करना और दूर दूर से फूल से उसके मधुमक्खी बनाने के लिए रस लेकर आना। ये काम हो गया श्रमिक मक्खी का। इसी तरह होती हैं उसमें नर मक्खियों का भी अपना अलग काम होता है। तो सभी मक्खियों का इसमें बताने का मेन मकसद ये है, सभी मक्खियों का काम बटा हुआ होता है और सभी उसको बहुत ही अपने जिम्मेदारी के साथ निभाती हैं। तो वही है कि छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जिन्हें कि हम लोग श्रमिक मक्खी के नाम से जानते हैं। ठीक, श्रमिक मक्खी, और छत्ते में नर मक्खी भी होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जब मक्खी को रस मिल जाता है, जब जो श्रमिक मक्खी हैं जो रस लेने जाती हैं, तो जब उनको रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं और अपने मुंह से एक विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालती हैं, जिससे कि दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि छत्ता बनाने और बच्चे पालने का काम भी इन्हीं के द्वारा होता है। हाँ, तो मतलब मैं ये बता रहा था कि आप लोगों को कि जब जो श्रमिक मक्खी होती है उनको जब रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, अपने मुंह से एक विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालती हैं, जिससे कि दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि इनको रस मिल गया है, और वो उस एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में चली जाती हैं वहाँ पर रस को क्या करने के लिए, ढूंढने के लिए। तो यह है इस मधुमक्खियों की विशेषताएं। और मधुमक्खियों की विशेषताओं में आगे ये था कि जिससे छत्ता बनाने और बच्चे पालने का काम तो इन्हीं के द्वारा होता है। इन्हीं का मतलब यहाँ पर श्रमिक मक्खी से है कि छत्ते बनाने और बच्चे पालने का काम श्रमिक मक्खियों द्वारा ही किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों से कहता है जो कि है चींटियों के बारे में। तो देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर बहुत सारी छोटी छोटी चींटियाँ दिख रही होंगी। तो ये जो है आप लोगों से है कुछ चींटियों के बारे में कुछ पॉइंट। तो जान लेते हैं चींटियों के बारे में कुछ पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो चींटियों के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि मधुमक्खियों की तरह चींटियों का भी काम बटा होता है। चलिए क्यों ना साथ ही साथ अपने इस चैनल के लोगों को भी सेट करके लेके आएँ अपनी स्थायी जगह में, क्योंकि ये भी है ज़रूरी। तो चलिए शुरू करते टॉपिक को। मधुमक्खियों की तरह चींटियों का काम भी बटा होता है। यहाँ पर चींटियों का काम होगा, चींटियों का काम भी बटा होता है। उसी तरह जैसे कि वहाँ पर रानी मक्खी जो होती है वो देती है अंडे, तो यहाँ पर रानी मक्खी की जगह रानी चींटी वो देती है अंडे, और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं। आपने देखा होगा चींटियों को कि वो एक ही लाइन में अपने बढ़ते चली जाती हैं, और बहुत सारी चींटियाँ एक लाइन में होती हैं, बहुत सारी चींटियाँ एक ही लाइन में होती हैं, और वो कुछ सामान लेकर आने का काम कर रही होती हैं। वो होती हैं श्रमिक चींटियाँ
जैसे कि इसमें कहा गया है, काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। और उनकी खासियत क्या होती है कि वो एक ही लाइन में आती हैं और सभी के साथ एक यूनिटी शो करती हैं कि चींटियों से ज़्यादा यूनिटी किसी में अभी तक नहीं होती। तो इसमें यही बताया गया है कि काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं, सिपाही चींटी बिल का ख्याल रखती हैं, रानी चींटी अंडे देती हैं, और जो दीमक और ततैये भी होते हैं वो भी इसी तरह सेम इन लोगों की तरह ही समूह में रहते हैं और अपने अपने काम को बांट कर करते हैं, जिससे कि काम को करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और सभी का काम सुविधाजनक रूप से चलता रहे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए एक साथ एक बार इन पॉइंट्स को और रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार इस पॉइंट को, सिर्फ इस वाले पॉइंट को फिर से देखते हैं कि जो छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और जो छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जिसे श्रमिक मक्खी के नाम से जानते हैं। छत्ते में नर मक्खी भी होती हैं, और जब मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। साथ ही साथ बोलिए, जब मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती हैं और अपने मुंह से निकालती हैं एक विभिन्न प्रकार की आवाज़, जिससे कि दूसरे साथी को पता चल जाता है कि यहाँ से मिल गया है इनको रस। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने लेकर आ रहा है, आंट्स का तो हो गया। आंट्स के बाद है आप लोगों के सामने पॉइंट कुछ ये, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों से सीधे सीटेट पे पूछा गया पॉइंट है। तो इसमें ये बताया गया है कि गांधीधाम आप में से बहुत से लोग जा चुके होंगे कि बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। तो जानकारी के लिए बता दूं कि गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, ये तीनों जो हैं स्थान गुजरात में हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ आपका ये जो कोझिकोड है, कोझिकोड पाया जाता है केरल में। तो एनसीईआरटी में एक टॉपिक है जिसमें गुजरात से लेकर केरल तक की यात्रा के बारे में बताया गया है। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेकर केरल की यात्रा के बारे में बताया गया है। तो उसी लेसन से, उसी टॉपिक्स, उसी पार्ट से आप लोगों का ये कुछ पॉइंट्स है जो कि निकाल कर लाया गया है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर आप लोगों को, हाँ, ये एक कोझिकोड के साथ साथ मडगांव जगह का नाम है। मडगांव ये जो जगह है ये पाई जाती है गोवा में। जब आप गुजरात से होते हुए, जैसे कि हम लोगों का कुछ मानचित्र कुछ ऐसे बनता है, तो जैसे कि आप गुजरात से होते हुए यहाँ केरल में आएंगे तो आप लोगों को बीच में गोवा भी मिलेगा। तो उसी तरह रास्ते में जैसे स्पेशल जगह मिली तो मडगांव पड़ता है। तो वो जो मडगांव होता है वो मडगांव आप लोगों का गोवा में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। आगे का आपका टॉपिक है, पॉइंट है कि बटाटा वड़ा रेसिपी है महाराष्ट्र की। तो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का जो ये मैप होता है, जब आप यहाँ से चलेंगे जब आप यहाँ चलेंगे गुजरात से और केरल तक, तो आप लोगों के बीच में ये गोवा पड़ा, महाराष्ट्र पड़ेगा। तो ये महाराष्ट्र की एक जो एनसीईआरटी में दी गई स्पेशलिटी है बटाटा वड़ा। तो बटाटा वड़ा है जो वो महाराष्ट्र की रेसिपी होती है। आप लोगों को मैप के बारे में भी नॉलेज होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार सीटेट में आपसे पूछे जाते हैं। लीजिए आपके सामने मैप हाजिर है, और मैप में आप लोगों के सामने ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने भी आ गया कि गुजरात से केरल तक पहुंचने में ट्रेन किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी। तो देखिए गुजरात ये आप लोगों का यहाँ पर है। गुजरात से अगर हम लोगों को जाना है केरल की ओर, तो गुजरात से केरल आप लोगों का ये जो ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है आपको, ये है केरल वाला। तो गुजरात से जब हम लोग केरल की ओर जाएंगे तो आप लोग को रास्ते में महाराष्ट्र मिलेगा। महाराष्ट्र के बाद आप ये देखिए छोटा सा, आपको इसको मैं अगर हो सके तो थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये आप लोगों को जो ये गोवा वाला हिस्सा, ये जो आप लोगों को रेड कलर में दिख रहा है, ये जो आप लोगों को रेड कलर में हिस्सा दिख रहा है, ये वाला है गोवा वाला। तो आप लोग गुजरात से केरल जाएंगे तो गुजरात से आप लोगों को पहले पड़ेगा महाराष्ट्र, फिर पड़ेगा गोवा,
गोवा से बाद पड़ेगा आप लोगों का कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद फिर आप लोग पहुंचेंगे जाके केरला में। तो ये था आप लोगों का कुछ 1 सेकेंड, हाँ ये था आप लोगों का 1 सेकेंड, ओके, ये था आप लोगों का मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन। और हाँ, मैप आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैप से रिलेटेड हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो अगर बात करी जाए गुजरात की, गुजरात से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, इस तरीके का आपका कुछ रूट बनता है गोवा गुजरात से केरल जाने वाला। तो गुजरात से महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक और फिर पहुंचते हैं हम लोग केरला। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का इसका पॉइंट। चलिए अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कुछ ये, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में, ये बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में टोटल 92 टनल्स मतलब 92 सुरंगें हैं और कुछ 2000 ब्रिज मतलब 2000 पुल हैं जो आप लोगों को पार करने को मिलते हैं गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में। और जो कि सारे के सारे कहाँ हैं, ये सारे के सारे आप लोगों को पड़ते हैं पश्चिमी घाट में, जिसे कि हम लोग जिसे कि हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं। तो ये है हम लोगों का गोवा से केरल तक का रेल का सफ़र। तो ये वाला पॉइंट तो आपसे डिस्कस हो ही गया है कि गुजरात से केरल तक पहुंचने में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। और जो केरला की एक स्पेशलिटी है वो भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं। तो माँ की बड़ी बहन को हम लोग जानते हैं वलियम्मा के नाम से। माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, माँ की बड़ी बहन को हम लोग कहते हैं वलियम्मा। और जो माँ की माँ होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं नानी, तो नानी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नानी को हम लोग जानते हैं अमुम्मा के नाम से। नानी को हम लोग जानते हैं अमुम्मा के नाम से। आपको ये पॉइंट्स भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो क्या है पॉइंट है आप लोगों का कि माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसी को हम लोग बोलते हैं वलियम्मा। वलियम्मा के साथ साथ नानी को हम मतलब जो माँ की माँ होती है, नानी को हम लोग बोलते हैं अमुम्मा। ठीक, ये पॉइंट आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की पॉइंट की ओर। आगे का पॉइंट कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको हर बार सीटेट में देखने को मिल ही जाएगा। अगर आप लोगों ने सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं, जिसे कि PYP प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोगों ने लगाए हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के सीटेट के लिए कितने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने ये सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाए हैं तो कमेंट्स करके बताइए कि अगर आप लोगों को सीटेट की प्रीवियस ईयर की चाहिए सीरीज तो वो भी शुरू करी जा सकती है बहुत ही जल्द, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो सारे मिल जाएं। और जो बेल आइकन हो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन मिलने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, ये आप लोग देखिए। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थोड़ा ध्यान लगा के और थोड़ा मन लगा के पॉइंट को अपने दिमाग में बसाते जाइएगा। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अपने आप में कि देखिए कितनी छोटी सी उम्र में, मात्र 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने शुरू कर दी थी अपनी प्रैक्टिस। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर दिया था, जिससे कि इन्होंने अपने मुकाम को हासिल करने के लिए पता चलता है कि इन्होंने कितनी हार्ड वर्क और कितनी मेहनत करी है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और हाँ, ये जो है एक बार में
130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। अपने आप में एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक बार में ये 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। और कर्णम ने भारत के बाहर जीते हैं 29 मेडल। ये तो आप लोगों का बिल्कुल ही पूछा गया है, इसको मैं एक बार नहीं 3 बार रिपीट करूँगा। आप भी साथ में बोलें इन 2 पॉइंट्स को कि ये आपके पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक बार में 30 किलोग्राम तक का वज़न उठा लेती हैं। और कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल यानी कि 29 मेडल जीते हुए हैं। तो मैं एक बार पूछता हूँ आपसे कि ये एक बार में कितने किलोग्राम तक वज़न उठा सकती हैं? सभी लोग आंसर बोलें इसका। बिल्कुल सही आंसर, सभी लोग बोलें एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। और कर्णम ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? तो आप लोगों को बताना है कितने मेडल जीते हैं। कर्णम ने भारत के बाहर, बिल्कुल सही उत्तर, कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हुए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की पॉइंट की ओर। आगे का पॉइंट आप लोगों का, हाँ, तो आज के लिए थे कुछ इतने ही पॉइंट। और अब जैसे कि हमने आपसे अभी बताया कि अगर आप लोगों को चाहिए पीवाईपी की सीरीज, तो पीवाईपी आप लोगों के लिए लेके आ सकते हैं बहुत ही जल्दी। अगर आप लोगों को पीवाईपी करना है, ठीक है, जो पीवाईपी आप लोगों के लिए टारगेट शिक्षक जो सोच रहा है पीआईपी कराने के लिए, तो पीवाईपी आप लोग अगर कमेंट में करके बताएं तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर की सीरीज़ एक शुरू की जाए। या तो फिर जैसे आप लोगों को डेली हर वीडियो में लास्ट में 5 क्वेश्चन तो मिल ही रहे हैं, अगर आप लोगों को इससे ही सेटिस्फेक्शन हो रहा हो, नहीं क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और जो आप लोगों के 5 क्वेश्चन ये जो रोज़ देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के सीटेट के ही एग्ज़ाम से निकाले हुए क्वेश्चन है, ये कोई अलग से लेके नहीं आए जाते। तो इससे आपको पता चलता है कि आप लोगों के कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर का और साथ ही साथ क्वेश्चन का दोनों का भी दिया जाए, यहाँ पर आप लोगों को समावेशन किया जाए, तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर चाहिए तो वो भी बता दीजिए, कोई भी समस्या नहीं है आपके लिए। जैसा आप बोलेंगे आपके लिए वैसी व्यवस्था कर दी जाएगी, क्योंकि टारगेट शिक्षक आपके लिए ही है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन ही लीजिए, कर्णम मल्लेश्वरी से आ गया रिलेटेड कि कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, साथ ही साथ आपको आंसर करते हुए चलना है। पहला पॉइंट क्या है, ये कह रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। सी इज़ अ वेट लिफ्टर ऑन इंटरनेशनल फेम। बिल्कुल सही बात है, वे वेट लिफ्टर है। ये अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में ही देख रखा है। और दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि वह कर्नाटक की हैं। तो क्या वो कर्नाटक की हैं? कर्णम मल्लेश्वरी, क्या आप लोगों ने देखा कि वो कहाँ की हैं? कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। और वो उसमें ऑप्शन में क्या कहा गया है? कर्नाटक की हैं। इसीलिए कहा कि आप लोगों को मैप का ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आप लोगों से तीसरा पॉइंट कहा गया है। तीसरा पॉइंट है आप लोगों के लिए, उसने अपने नाम में बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है। सी हैज़ मेनी रिकॉर्ड टू हर क्रेडिट एंड सी कुड लिफ्ट वेट अप टू 130 kg। 130 kg तक वो वेट उठा सकती। पॉइंट है बिल्कुल सही। तो आप लोगों का ए और सी तो हो गया सही। और देखते हैं डी वाले में, तो वो उसमें कहा जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ये पॉइंट भी अभी बताया था आप लोगों को कि सी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन सी वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड। तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन हुआ सही? आप लोग एक बार ऑप्शन देखिए और खुद से आंसर करिए। आप लोगों को देते हैं 10 सेकंड का टाइम। बिल्कुल सही आंसर आप लोग सोच रहे हैं, इसका आंसर होगा ए सी डी। ये अभी हम लोगों ने देख ही लिया कि वो भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं, बिल्कुल सही। और बहुत से और 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी, ये भी है बिल्कुल सही। और उसी के साथ ही साथ जब 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य लीजिए। आप लोगों के सामने आ गया क्वेश्चन मैप का। तो मैप की बात करें तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया द नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो अब ऐसे केरल, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और केरला। लास्ट ऑप्शन है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब ये सारे ऑप्शन देखने में आपको लगेगा कि ये तमिलनाडु के निकटवर्ती ही हैं। इसीलिए आप लोगों को सजेशन दिया गया था कि आप लोग मैप को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की कोशिश करें। सिर्फ एक बार मैप को देखें कि सारे स्टेट्स कहाँ पर पड़ते हैं, क्योंकि हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका मैप से बनता ही बनता है। तो चलिए एक बार मैप हम लोगों के लिए अवेलेबल है, तो मैप देख लेते हैं। और मैप में आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन तमिलनाडु से बारे में। तमिलनाडु के लिए पूछा गया है कि तमिलनाडु के जो स्टेटवर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो तमिलनाडु का स्टेटवर्ती राज्य हो गया पहला आपका केरला, दूसरा हो गया कर्नाटक और तीसरा हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये कौन कौन से हो गए आप लोगों का? हो गया एक केरला, दूसरा हो गया आप लोगों का कर्नाटका और तीसरा हो गया आप लोगों का आंध्र प्रदेश। चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आप लोग ने अपना आंसर देख लिया है, तो इसीलिए कहते हैं आप लोग मैप की भी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ और ये रहा। तो इसमें आप लोगों से पूछा गया था केरल का, तमिलनाडु का कौन कौन से हैं। तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आप लोगों का कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ये लोगों ने किया फिर से गड़बड़। इसको उठा के लाते हैं नीचे, इसको कर देते हैं इस साइड में। चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें हैं। देखिए जब वहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था तो वहाँ बताया था कि टोटल कितनी सुरंगें हैं। टोटल हैं 92 सुरंगें और पुलों की संख्या कितनी है? पुलों की संख्या है 2000। आपको ये डेटा भी याद रखना चाहिए। जैसे इस बार ये पूछा गया है कि ये कहाँ स्थित है, उसी तरह किसी अगले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पुलों की संख्या और टोटल आप लोगों की सुरंगों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का वेस्टर्न घाट, जो कि है पश्चिमी घाट के नाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ये अभी हम लोगों ने कुछ ही देर पहले देखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मधुमक्खी पालन से रिलेटेड। तो देखिए आपके जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आप लोगों को टॉपिक की तैयारी कराई जा रही है और सारे सीटेट में ये सारे के सारे सीटेट में ही पूछे गए आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, PYQ जिन्हें कहते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। तो पहला कहा गया है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। तो क्या ये जनवरी से मार्च है? जब हम लोगों ने देखा था मधुमक्खी से रिलेटेड पॉइंट्स तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पर जनवरी से मार्च तो बिल्कुल नहीं था। क्या था आप लोगों को याद है? दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए। जी नहीं, जनवरी से मार्च नहीं था, वहाँ पर था आप लोगों का अक्टूबर से। ठीक है, तो आप लोगों को पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो एक बार फिर से हम लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं और देख सकते हैं कि आप वहाँ पर क्या था। अक्टूबर से बताया गया है कि अक्टूबर से आप लोगों का दिसंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसी तरीके से अक्टूबर से दिसंबर जैसे दिया हुआ है तो वहाँ पर हम लोगों का वो जो पहला पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है आप लोगों का बिल्कुल गलत। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वन सेकेंड, ये रहा। तो क्वेश्चन की तरफ और मधुमक्खी पालन शुरू करने का तो ये वाला हो गया आप लोगों का गलत। और दूसरा ऑप्शन है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अभी आप लोगों ने इस पॉइंट को देखा था।
और एक लीची के बक्से से लमसम कितना शहद निकल रहा था ये भी आप लोगों को याद होना ज़रूरी है। तो एक लीची के बक्से से निकल रहा था उस समय 12 किलो शहद। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने चाहिए आपको। और मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल शहद के बक्सों उसके लिए बक्सों की आपको आवश्यकता होती है। तो बॉक्सेज आर नीडेड फॉर कीपिंग बीज एंड स्टोरिंग हनी प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 2 आर टोटली राइट। एंड नाउ वी आर फर्दर मूविंग फॉर नेक्स्ट ऑप्शन एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज शुगर इज़ परचेज्ड टू मेक सिरप फॉर हनी बी। ये टॉपिक भी अभी आप लोगों को पॉइंट जब क्लियर किया गया था तो इस पॉइंट को बताया गया था कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और साथ ही साथ छत्तों की रखवाली के लिए ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? छत्तों की रखवाली के लिए ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को दवाइयों की। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा ज़रूरी। तो चलिए इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हुआ आपका सही? ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 है आपका बिल्कुल सही। तो उसमें कौन सा है? 2, 3 एंड 4 है ऑप्शन नंबर 3। तो जो हो जाता है आप लोगों का बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का खेजड़ी के बारे में। ये देखिए ये भी आप लोगों का पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे PYQ हैं जो कि आप लोगों के सीटेट के एग्ज़ाम में आप लोगों के आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दिस ट्री इज़ मेनली फाउंडेड इन डेजर्ट एरियाज। एब्सोल्युटली राइट। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। इट ग्रोज विदाउट मच वाटर। एंड द थर्ड ऑप्शन इज यह छायादार वृक्ष हैं जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। नहीं, ये पतले पाइप वाली बात तो हो गई बिल्कुल गलत। पतले पाइप वाली जो बात होती है वो होती है आपकी रेगिस्तानी ओक में, जिसका कि जिक्र आज हम लोगों ने नहीं किया। तो वो उसका जिक्र करेंगे हम लोग अपने आने वाले, ये जो हम लोगों की सीरीज़ चल रही है NCERT स्पेशल, इसी में आने वाले आपके नेक्स्ट वीडियोस में आगे जो आएगा तो इसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो इसमें जो D है आपका हो जाएगा गलत। तो A और B और C ये है आप लोग को बिल्कुल सही। तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ये थी कुछ सीरीज़ आपके क्वेश्चंस और पॉइंट्स की। तो साथ ही साथ जान लेते हैं क्या है आपका शेड्यूल है आप लोगों का CDP के लिए शेड्यूल है आप लोगों का डेली 5 बजे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का। और जो EVS चलती है आपकी डेली शाम को 5 बजे ट्यूसडे, थर्सडे एवं सैटरडे, मतलब कि अल्टरनेटिव डेज में। तो आपको जुड़े रहना है। आपको किससे जुड़े रहना है? जुड़े रहना है टारगेट शिक्षक से। और आपको डेली शाम को 5 बजे आ ही जाना है टारगेट शिक्षक पर, क्योंकि आप लोगों को मिल रही है स्पेशल क्लास सीटेट 2020 के लिए, जो कि है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। चलिए बात कर लेते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि इससे मिलता है हम लोगों को मनोबल और बढ़ता है हम लोगों का आत्मविश्वास। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही आपको जो बेल आइकन दिख रहा है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, साथ ही साथ चैनल को करें शेयर, जिससे कि आपके साथी भी इस वीडियोस को देख सकें और अपने सीटेट को बहुत अच्छे से निकाल सकें। जैसा कि समय चल रहा है कोरोना का, बाहर कहीं भी पढ़ाई है नामुमकिन। तो बने रहें टारगेट शिक्षक के साथ और बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड द मेन पॉइंट इज कीप लर्निंग विद टारगेट शिक्षक। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।